हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 11 मई 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी 2025 एज वेल एज 2026 एंड जितने भी आपके दूसरे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, आपकी जो स्टेट पीएससी के पेपर हो गए और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स को 11 मई 2025 के द हिंदू से डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ से सवाल पूछा जाता है तो क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, एमसीक्यू कैसे बनाए जा सकते हैं एंड अगर कहीं पे मेंस आंसर राइटिंग में आपने इस डाटा का यूज़ करना है तो किस तरह से आप अपना आंसर जो है इस डाटा का इस्तेमाल करके लिखें ताकि एक इफेक्टिव आंसर आप लिखकर तैयार कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप फैच कर सकें और अपना एग्जामिनेशन आप क्लियर कर सकें। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन 11 मई 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। तो पहले समाचार में हमको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर एग्री हुआ है उसके बारे में बात करनी है। बट ये न्यूज़ डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, पहलगाम में जो 22 अप्रैल 2025 को टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें हमारे 26 सिविलियंस की उनका रिलीजन पूछकर हत्या कर दी गई, उसके जवाब में 7 मई को हम लोगों ने पाकिस्तान में 9 ऐसे ठिकानों पर जहाँ पे टेरर कैंप्स ऑपरेट किए जा रहे थे उनको निशाना बनाया, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स भी शामिल हैं और हमने उनको हिट किया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारी मिलिट्री फैसिलिटीज़ पे। उसके जवाब में फिर हम लोगों ने पाकिस्तान के 11 जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे उनके ऊपर काउंटर अटैक किया एंड उसके बाद से वॉर जो है काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो गया था। उन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करने की कोशिश करी, हमने भी फिर काउंटर रिटेलिएट किया। चीज़ें जो हैं कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई थी। अब उसके बाद में फाइनली अब जो 3 दिन तक एक इंटेंस आप कह सकते हैं मिलिट्री हॉस्टिलिटीज दोनों देशों के बीच में रही हैं, उसके बाद फाइनली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। दोनों इस बात पे मान गए हैं कि फिलहाल के लिए मिलिट्री एक्शंस और फायरिंग जो बॉर्डर पर चल रही है इसको रोका जाएगा। Official sources asserted that the decision to stop military action was bilaterally agreed between India and Pakistan। तो एक तो ये जो डिसीजन है दोनों देशों ने बायलैटरली मिलकर जो है लिया है, दोनों देशों के डीजीएमओज ने एक दूसरे के साथ में बातचीत करी और उसके बाद में फिर जो ये सीज फायर अस्तित्व में आया है। इनिशिएशन ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग वुड नॉट अफेक्ट सेवरल recent punitive decisions that India has taken targeting Pakistan after deadly attack of Pahalgam on 22 April। तो हालांकि दोनों देशों ने या दोनों देशों के बीच में फिलहाल सीज फायर की बात हो गई है या फिर ये डिसाइड हुआ है कि मिलिट्री एक्शन रोका जाएगा, ना वो हमारे ऊपर कोई गतिविधि करेंगे ना हम उनके ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई करेंगे। बट 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम का अटैक हुआ, इसके बाद जो हम लोगों ने अटैक इनके ऊपर 7 तारीख को अटैक करने के पहले जो दूसरे प्यूनिटिव एक्शंस हम लोगों ने लिए थे उसके ऊपर इस पूरे सीज फायर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे कि इनके साथ में पूरी तरह से ट्रेड हम लोगों ने खत्म कर दिया है, इनके साथ में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको हम लोगों ने एकदम डाउनग्रेड कर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया है, जिसके जवाब में फिर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमने ये बोला है कि ठीक है, सीज फायर की बात अब की हमने मान ली, मगर बाकी जो एक्शन हम लोगों ने लिए थे इसके अलावा, ये जो मिलिट्री एक्शन के अलावा, दैट इंक्लूड्स इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन, हम इसमें किसी भी तरीके से बैक ट्रैक नहीं करने वाले। तो इस बात के लिए वो लोग एग्री फिलहाल जो है कर गए। The declaration was followed by an official briefing by Foreign Secretary Vikram Misri, who said that the outreach for pausing the firing was made by Pakistani side on Saturday afternoon। तो एक तो ये डिक्लेरेशन किया गया पहले और उसके बाद में एक तो ये बोला गया कि भाई ये सीज फायर जो है इसको अनाउंस किया जा रहा है, और दूसरा ऑफिशियल ब्रीफिंग जो है वो दी गई थी फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब के द्वारा, जिनका ये कहना था कि ये जो फायरिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें रोकने का जो ये बातचीत है या जिसके लिए आउटरीच है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। पाकिस्तान ने सैटरडे आफ्टरनून को, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि पाकिस्तान की डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जो है उन्होंने भारत के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को 15:35 आवर्स पे, यानी कि 3:30 बजे के करीब, लगभग 3:35 के करीब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से फ़ोन किया एंड उसमें उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो हॉस्टिलिटीज़ चल रही हैं इनका सिसेशन किया जाए, जिस तरीके के अभी जो माहौल बन गया है इसको किसी तरह से कूल डाउन किया जाए और फर्दर इसका एस्केलेशन रोका जाए। तो फाइनली उन्होंने जब ये बात करी, उन्होंने जब हमसे बोला कि भाई आप इसको रोकें, तो एग्री किया है दोनों साइड्स ने। इस बात के लिए हम लोग भी एग्री कर गए हैं कि किसी तरीके की फायरिंग और मिलिट्री एक्शन जो है अभी फिलहाल बाय लैंड, बाय एयर और बाय सी जो है वो नहीं होगा एंड इसको इन इफेक्ट लाया जा रहा है 1500 आवर्स, यानी कि आज शाम को 5 बजे से। एंड साथ ही साथ दोनों तरफ जो है ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे दिए गए हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई है इसको
ना सिर्फ इन लेटर बट इन स्पिरिट भी जो है इसको लागू करवाया जा सके और बॉर्डर पर जो लगातार फायरिंग वगैरह हो रही है उसको रुकवाया जा सके। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सीज फायर का जो ये है वो इसको हमको ध्यान रखना है। द अनाउंसमेंट इज एट ट्रायल स्टेज एज इट कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एन इंटेंस फेज ऑफ हॉस्टिलिटीज एंड इट रिमेन्स टू बी सीन इफ इट्स होल्ड ऑन द ग्राउंड। ऑब्वियसली बात है, इस तरीके का मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ है, हम लोगों ने इतना अंदर जाकर आपका भावलपुर और मुरीदके को हिट किया है, रावलपिंडी के पास में जो आपका नूर खान एयरबेस है उसको जाके हिट किया है, तो हम इनको उम्मीद नहीं थी कि इतना अंदर आके इंडिया इस तरीके के जो है अटैक्स वगैरह करेगा। तो बेसिकली हॉस्टिलिटीज वगैरह तो बहुत अच्छी खासी बन गई हैं और उसके बाद में अब ये जो अनाउंसमेंट हुआ है तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई उम्मीद नहीं कर रहा कि बहुत लंबे वक्त तक ये होल्ड कर पाएगा, बट फिर भी देखते हैं कि कितने वक्त तक हॉस्टिलिटीज जो है इस इंटेंस फेज के बाद में अब कह सकते हैं अवॉइड की जा सकती हैं और एक्चुअल में पाकिस्तान ने जो बात कही है वो ग्राउंड पे उसको होल्ड करवा सकता है या नहीं करवा सकता। और फिर वही बात की अनाउंसमेंट होने के बाद भी क्रॉस फायरिंग वगैरह जो है बंद नहीं हुई थी, कुछ जगहों पे इसकी भी रिपोर्ट आई थी, कुछ जगहों पे ड्रोन एक्टिविटीज की भी रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह के अलावा, बट अब ठीक है वो सारी चीजें हो आ गई, उस पर ये लोग कह सकते हैं कि उन तक जो है पहुंचने में खबर टाइम लग गया होगा। देखते हैं आज की तारीख से ये सीज फायर वायलेशन कितना होल्ड करता है और कितना होल्ड नहीं करता है और उसके अल्टीमेटली क्या नतीजे निकल कर आता है। क्योंकि देखें जंग कोई नहीं चाहता, बट अगर फिर आप इस स्थिति में आ जाओ कि आपने अगर कसम खा ली है कि ना जिएंगे ना जीने देंगे, तो फिर उसमें तो कदम उठाना ही पड़ता है, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन फिर अल्टीमेटली शक्ति प्रदर्शन के अलावा कोई आपके पास में ऑप्शन बचता भी नहीं है। एंड जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तान ने अल्टीमेटली सीज फायर की डिमांड करी है, उसके बाद उम्मीद यही है कि आने वाले एक लंबे वक्त तक जो है इनकी तरफ से कोई और हरकत जो है इस तरीके की या पहलगाम का जो कायराना हमला था उस तरीके की एक्टिविटीज देखने को हमें शायद नहीं मिलेंगी। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं तो अगला समाचार यह है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर एक करार हुआ है ताप्ती बेसिन रिचार्ज प्रोजेक्ट को लेकर। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। ताप्ती एक नदी है जिसको महाराष्ट्र में तापी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी की शुरुआत या उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश में होता है, फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात में भी बहती है एंड फाइनली ये आपका अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। अब इस नदी का जो प्रोमिनेंट हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो है फ्लो करता है एंड इस नदी का जो पूरा आपका रिचार्ज बेसिन है उसी के रिस्पेक्ट में एक प्रोजेक्ट है जिसको लेकर इन दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो है पूरा एक समझौता भी हुआ है। अब ये जो रिचार्ज प्रोजेक्ट होते हैं, रिवर रिचार्ज प्रोजेक्ट, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं फिर न्यूज़ समझेंगे। रिवर रिचार्ज प्रोजेक्ट या फिर कोई बेस या फिर इस तरीके से कोई रिवर बेसिन रिचार्ज प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि या तो एक ऐसी नदी जिसमें प्रचुर मात्रा में पानी बह रहा हो, जिस क्षेत्र से वो बहती है उस क्षेत्र के लोगों की और बाकी चीज़ों की जितनी वाटर नीड्स है उससे बहुत ज़्यादा पानी अगर उस नदी में बह रहा हो तो उस नदी के उस पानी को नहर काट के या किसी और तरीके से आप लेकर जाएं एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर पानी की कमी चल रही है, या फिर अगर कोई नदी जिसमें प्रचुर मात्रा में पानी नहीं बह रहा उस क्षेत्र में जहां पर उस वाटर नीड्स लोगों की बहुत ज़्यादा है तो कहीं दूसरे क्षेत्र से पानी लाकर उसमें डाला जाए ताकि वो पूरा का पूरा जो रिवर बेसिन है वो रिचार्ज हो सके पानी से और अल्टीमेटली फिर उस जगह की इकोलॉजी की जो नीड्स हैं, उस जगह की जो आबादी की नीड्स हैं, उसकी वाटर नीड्स को पूरा किया जा सके। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको रिवर बेसिन या रिवर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स बोला जाता है। अब इसी तरीके का एक जो प्रोजेक्ट है वो ताप्ती नदी के ऊपर किया जा रहा है जिसका नाम है ताप्ती बेसिन रिचार्ज प्रोजेक्ट और उसी को लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हुआ है। द एग्रीमेंट एम्ड एट एड्रेसिंग द वाटर नीड्स ऑफ सेलेक्ट रीजन इन बोथ स्टेट्स वाज फाइनलाइज्ड फॉलोइंग अ मीटिंग ऑफ द मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इंटर स्टेट कंट्रोल बोर्ड हेल्ड इन भोपाल। तो भोपाल में दोनों राज्यों की कोई इंटर स्टेट कंट्रोल बोर्ड है उसकी मीटिंग हुई और उसमें फाइनली ये डिसाइड हुआ ताकि ये जो रिचार्ज प्रोजेक्ट है इसमें ताप्ती बेसिन का जो पानी इस्तेमाल कर दोनों क्षेत्रों के कुछ दोनों राज्यों के कुछ क्षेत्र हैं उनकी जो वाटर नीड्स है उनको पूरा किया जाएगा। एंड द MOU was signed by Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, marking a renewed effort to harness interstate river resources for sustainable development। तो ये जो पूरा समझौता है ये दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के बीच में हुआ है एंड इससे ये भी आपको जो है समझ में जाता है कि अल्टीमेटली राज्यों के बीच में जो विवाद हैं किस तरीके से जो है आपको सुलझाने चाहिए, या फिर वाटर खासतौर पर वाटर शेयरिंग को लेकर जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, पानी की जैसे कमी पड़ती चली जा रही है, तो दोनों को फिर कैसे दो राज्यों को या दो से ज्यादा राज्यों को अंडरस्टैंडिंग के साथ में बढ़ना चाहिए, उसमें उसके लिए भी जो है ये करार जो हुआ है दोनों राज्यों के बीच में उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा ये तीसरा इस तरीके का इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है। इसके पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पिछले साल उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ में केन बेतवा का पूरा एक इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट जो है वो साइन कर रखा है, जिसके तहत जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है केन बेतवा में जो आपका वाटर वगैरह है, केन बेतवा के पानी की मदद से पूरा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है जहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है इसकी वाटर नीड्स को पूरा करने के लिए जो है काम किया जाएगा। एंड इसी तरह से राजस्थान के साथ में पार्वती,
काली सिंध चंबल का प्रोजेक्ट जो है उसको साइन किया गया है, ताकि दोनों क्षेत्रों दोनों राज्यों में वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और सर्टेन रीजन्स का जो आपका की वाटर नीड्स है उनको ध्यान में रखते हुए काम किया जा सके। अब उसके बाद में तीसरा जो है प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के साथ में किया गया। तो इससे ये भी समझ में आता है कि मध्य प्रदेश एक स्टेट के तौर पर काफ़ी सक्सेसफुल राज्य है जब वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन या वाटर शेयरिंग की के रिलेटेड जो भी आपके विवाद हैं उनको सुलझाने की बात आती है, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर चलने की बात आती है। क्योंकि खासतौर पर अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ये देखा गया है कि इस तरीके के वाटर शेयरिंग या रिचार्ज प्रोजेक्ट्स को लेकर राज्यों के बीच में आपस में ठनी रहती है, मसले जो है सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं और बड़े वॉयलेंट किस्म के स्ट्रगल्स भी जो है खासतौर पर कावेरी की वाटर शेयरिंग को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में हम लोगों ने देखे। उसकी जगह जगह अभी एक राज्य जो है आपको ऐसे तीन तीन प्रोजेक्ट जो है करता हुआ दिखाई देता है, तो वो अपने आप में बड़ी आप कह सकते हैं भारत का जो पूरा फेडरलिज्म है उसकी दृढ़ता की निशानी के तौर पर भी जो है आप इसको देख सकते हैं। Under the project, water from Tapti River, which originates in Madhya Pradesh, Betul district, will be diverted to cater to the drinking water needs of northeastern Maharashtra, including Nagpur, and provide irrigation support to southern and southeastern districts of Madhya Pradesh, including Burhanpur and Khandwa. तो इस प्रोजेक्ट के तहत में किया ये जा रहा है कि ताप्ती नदी में क्योंकि पानी जो है ठीक ठाक मात्रा में है, जितनी जरूरत जिस क्षेत्रों में ये बहती है वहां पर जितनी वाटर नीड्स है उससे बहुत ज्यादा पानी अभी जो है ताप्ती नदी में है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत में ताप्ती नदी जो मध्य प्रदेश के बेतुल जिले से शुरू होती है, इसके पानी को डाइवर्ट किया जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न महाराष्ट्र का जो इलाका है उसकी ड्रिंकिंग वाटर की जो नीड्स हैं उसको पूरी करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो प्रोमिनेंट एक शहर आ जाता है वो आपका नागपुर है। तो नागपुर और इस तरीके के जितने भी आपके दूसरे इंपॉर्टेंट इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र के, उनके जो पीने के पानी की जरूरतें हैं उसके लिए ताप्ती नदी के पानी को डाइवर्ट करके इस्तेमाल किया जाएगा। एंड प्रोवाइड इरिगेशन सपोर्ट टू साउथ एंड सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग बुरहानपुर एंड खंडवा। इसी तरह से मध्य प्रदेश की जो आपकी जो सदर्न और साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पूरी बॉर्डर पे लगती हैं आपका महाराष्ट्र के साथ में, उनमें जो इरिगेशन वगैरह की जो सिंचाई वगैरह की योजनाएं चलती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी जो है इस पानी का इस्तेमाल होगा। प्रोमिनेंटली दो राज्य आपके जो जिले आते हैं बुरहानपुर और खंडवा, उनमें जो है इसके पानी का इस्तेमाल करने का जो है प्लान अभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। और इस नदी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस नदी को जो है तापी नदी के नाम से भी महाराष्ट्र में जाना जाता है। और फाइनली इसका इस्तेमाल, इसके पानी वगैरह का इस्तेमाल कर दोनों राज्य जो हैं अपने अपने वाटर स्ट्रेस्ड रीजन का भला करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ले चुके हैं। एंड क्योंकि अब दोनों राज्यों के बीच में बात बन गई है तो मोस्ट प्रोबेबली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया है। तो इसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट है वो सेंटर के पास में भेजा जाएगा प्रपोजल के लिए, और सेंटर से जो है ये बोला जाएगा कि आप इसको भाई एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाओ। और नेशनल प्रोजेक्ट बनाने के बाद में एक्सपेक्टेड यही है कि लगभग 90% के आसपास जो फंड है इस प्रोजेक्ट के लिए वो सेंटर की तरफ से, केंद्र की तरफ से मिल जाएंगे। क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी की ही गवर्नमेंट है और किसी तरीके का कोई विवाद भी नहीं है, कोर्ट कचहरी का भी कोई मसला नहीं होने वाला, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो ही चुका है। तो हाई चांसेस है कि सेंटर की तरफ से भी अल्टीमेटली आपको एक गो अहेड मिल ही जाएगा, और ये मिल जाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आनी, जल्दी जो है प्रोजेक्ट आपका शुरू भी होगा और जिन लोगों तक फिर आप इसका फ़ायदा लेकर जाना चाहते हो उन लोगों तक इसका फ़ायदा भी पहुंचाया जा सकेगा। चलें, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे, तो ताप्ती नदी का जो ये पूरा प्रोजेक्ट है इससे किन किन राज्यों को फायदा होगा, याद रखना है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। नो डाउट कि ताप्ती नदी गुजरात से भी बहती है, बट गुजरात इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पार्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे निकल कर आता है वो ये है कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स को पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न महाराष्ट्र के इलाकों में इंक्लूडिंग नागपुर, एंड अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सदर्न एंड उसकी साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो लगती हैं महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर पे इंक्लूडिंग आपका खंडवा एंड बुरहानपुर, उनकी जो इरीगेशन के प्रोजेक्ट चल रहा है उनको सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा पॉइंट की ताप्ती नदी जो है वो कहाँ पे जनरेट होती है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में जनरेट होती है। एक क्वेश्चन ज्योग्राफी के पॉइंट से पूछा जा सकता है कि ताप्ती नदी नर्मदा के साउथ में आती है नॉर्थ में आती है, तो याद रखना है कि नर्मदा जो है वो ताप्ती के नॉर्थ में है, या फिर यूं बोलना चाहिए कि ताप्ती नदी जो है वो नर्मदा के साउथ में बहती है। या यूं बोल सकते हैं कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ में आएंगे तो पहले आपको नर्मदा नदी देखने को मिलेगी, फिर ताप्ती मिलेगी। साउथ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पहले आपको ताप्ती नदी देखने को मिलेगी और उसके बाद में नर्मदा नदी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि इस तरीके के और कितने जो है वाटर शेयरिंग या वाटर रिचार्ज के इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है। तो इस तरीके के 2 और प्रोजेक्ट ये कर चुकी हैं। इस तरीके का तीसरा सक्सेसफुल एग्रीमेंट जो है इनके द्वारा किया गया है। पहले 2 प्रोजेक्ट किन के साथ में जो है एग्रीमेंट उसके साइन हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के साथ में हो गया है केन बेतवा लिंकिंग को लेकर, और पार्वती, काली सिंध और चंबल का प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान के साथ में साइन किया जा चुका है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब अगला समाचार देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो अगला समाचार ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने ये घोषणा करी है कि मॉनसून इस बार 27 मई को केरल में आ जाएगा। जनरली मॉनसून 1 जून के आसपास केरल में आता है, मगर इस बार इनका कहना यह है कि अपनी यूजुअल अराइवल की डेट से 3 दिन पहले 27 मई को केरल में दस्तक दे देगा। देखिए होता क्या है, 1 जून के आसपास एक आध दिन पहले आ जाए, एक आध दिन बाद में आ जाए, जिस दिन मानसून केरल को हिट करता है उस दिन से हम लोग ये बोलते हैं कि समर सीजन खत्म ऑफिशियली, और आज से देश में मानसून जो है वो शुरू हो गया है। और उसके बाद के फिर 4 महीने, जून, जुलाई,
अगस्त और सितंबर में देश में मानसून का पीरियड या वर्षा ऋतु मानी जाती है, कई बार इसको समर मानसून भी बोला जाता है। इन 4 महीनों में फिर जो है बारिश वारिश आपकी होती है। इसके पहले जनरली ये होता ही है कि 1 जून के आसपास में आपका मानसून केरल में आता है और उसके बाद लगभग 1 महीना लेते हुए 8 जुलाई तक पूरे के पूरे देश को ये कवर कर लेता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरे देश में झमाझम बारिशें जो होती हैं लगभग 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर 1 महीना 8 दिन 8 जुलाई तक ये लगभग पूरा देश जो है वो कवर कर लेता है। एंड फिर 17 सितंबर के आसपास से ये आपका विड्रॉ करना शुरू करता है और लगभग 15 अक्टूबर आते आते पूरी तरह से विड्रॉ कर जाता है। फिर 12-15 दिन का एक फेज आता है जिसमें गर्मी एकदम से बढ़ती है, फिर ठंडक आने लगती है और अल्टीमेटली सर्दियां शुरू हो जाती हैं। तो 1 जून से ये जो मानसून की शुरुआत होती है, इस बार उसके 3 दिन पहले इसका अराइवल हो रहा है। अगर ये सच होता है, अगर आईएमडी की भविष्यवाणी सच होती है, तो फिर ये 2009 के बाद में अर्लीस्ट अराइवल ऑफ मानसून होगा। 2009 में मानसून 23 मई को आ गया था एंड उसके बाद से अभी तक अगर हम देखें तो ये 1 जून या फिर उसके आसपास ही आ रहा है। एक आध दिन पहले आ जाता है, 2 दिन 3 दिन लेट हो जाता है, मगर इतना अर्ली जो है मानसून नहीं आ रहा। अगर ये 27 को आ गया तो 2009 के बाद में ये मानसून का अब तक का अर्लीस्ट अराइवल होगा या फिर, और ये अपने आप में जो है बहुत अप्रिशिएबल बात है। इस बार क्योंकि आईएमडी वालों का ये भी फोरकास्ट है कि भारत में 105% बारिश होने वाली है ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर। पूरे भारत में जितनी बारिश होती है उसका 50 साल का रिकॉर्ड जो है, अगर हम लोग उसका जो पूरा 50 साल का रिकॉर्ड है उसका एवरेज निकाला गया है तो नंबर बनता है 87 सेंटीमीटर। इतनी बारिश अगर आपके देश में, इतनी बारिश जो है आपके देश में होनी ही चाहिए, या इसका एक सर्टेन परसेंट है उतनी बारिश जो है आपके देश में होनी चाहिए, तब आपके देश में ये माना जाएगा कि मानसून जो है नॉर्मल है। उससे ज़्यादा होगी तो अबो नॉर्मल है और उससे कम होगी तो फिर बिलो नॉर्मल है। तो इस बार जो है ये एक्सपेक्टेड है कि जून से लेकर सितंबर में ये जो लॉन्ग टर्म एवरेज है 87 सेंटीमीटर का, इसका लगभग 105% बारिश होने वाली है, यानी कि अबो एवरेज मानसून जो है इस देश में आपको इस साल देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मानसून का हर साल आता है, हर साल कुछ ना कुछ बारिश होती है, किसी साल ज़्यादा बारिश होती है, किसी साल कम बारिश होती है। तो होता क्या है कि इस तरह से अगर आपके पास में 50 साल के मानसून का जो है रिकॉर्ड रखा हुआ है, यानी कि जैसे 2025 चल रहा है, अब इसके पहले के जो 50 साल गए हैं उसमें जो मानसून कितनी बारिश हुई है उस 50 ईयर्स का अगर आपके पास में डाटा है या रिकॉर्ड है, तो उस 50 ईयर्स के डाटा या रिकॉर्ड के बेसिस पर पूरे देश में कितनी बारिश हुई है उसका एवरेज निकाला जाता है। पूरे देश में कितना पानी गिरा था आज से 50 साल पहले, उसका वो एवरेज जो है वो देखा जाएगा। फिर उसके 49 ईयर्स पहले कितनी बारिश हुई थी उसका एवरेज देखा जाएगा। ऐसे करते करते 50 सालों का आपके पास में जो डाटा है उसका फिर ओवरऑल एवरेज जो है कैलकुलेट किया जाता है। वो वैल्यू जो निकल कर आती है उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज। तो वो लॉन्ग टर्म एवरेज जो है वो 87 सेंटीमीटर के आसपास है। अब अगर अपने देश में मानसून में किसी साल इस 87 सेंटीमीटर के 96 से लेकर 104% के बीच में अगर बारिश होती है, 87 आपका नंबर हो गया, इस 87 का 96% आप कैलकुलेट कर लो 96/100, और इसी 87 का आप 104% कैलकुलेट कर लो 104/100। अब जो भी नंबर यहां पे निकल कर आएगा और जो भी नंबर आपका यहां पे निकल कर आएगा, अगर इन दोनों के बीच में आपकी बारिश हुई है तब तो आप ये बोलोगे कि आपका मानसून जो है वो नॉर्मल है। बट अगर इससे कम बारिश आपको देखने को मिलती है, इसी 87 का अगर आपने 90 आपने जो है इसका 90% निकाल लिया, 87 का 90% यानी कि 87 × 90/100 इतना नंबर अगर आता है, इससे कम अगर बारिश आपको देखने को मिलती है, तब हम लोग ये बोलते हैं कि ये डेफिशिएंट रहा है, यानी कि पानी जितना गिरना चाहिए था, जितनी जरूरत थी उससे बहुत कम गिरा है। इसी नंबर का 87 का अगर आपने 90% निकाल लिया और साथ ही साथ आपने 95% भी जो है वो निकाल दिया, इसी 87 का आपने 95% निकाल लिया। अगर बारिश आपकी इस 90 से लेकर इस 87 के 90% से लेके 87 के 95% के बीच में अगर रहती है कहीं पे, तब हम लोग ये बोलेंगे कि ये बिलो नॉर्मल है। एंड अगर इस 87% का आपने 105% निकाल लिया और इसका 110% निकाल लिया और बारिश आपकी इन दोनों के बीच में कहीं पे रहती है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये अबो नॉर्मल है। और अगर ये 110% को भी एक्सीड कर गई, तब फिर हम लोग बोलते हैं कि एक्सेस प्रेसिपिटेशन है, ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर देश में अच्छी खासी बाढ़ आती है। एंड अगर ये 90% से नीचे वाली परिस्थिति बन जाती है तो फिर भारत में साल खत्म होते होते तक या गर्मी अगले साल की शुरू होने तक के पहले तक में अकाल जैसी परिस्थितियां बनने के हाई चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए मानसून का सारा सारा डाटा अगर आपको पहले से पता रहे तो फिर किस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं, बाढ़ आने की संभावनाएं हैं, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो, और कहीं पे सूखा पड़ने की संभावना है तो उसके लिए भी जो है देश पहले से तैयारी कर सकता है। इसलिए सारे के सारे प्रोजेक्शंस निकाल के रखना बहुत काम की चीज साबित होता है। साथ ही साथ अब जैसे कि आपको पता ही है कि भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 42.3% जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है मानसून आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के सेक्टर के ऊपर, और एग्रीकल्चर का पूरा सेक्टर जो है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। तो मानसून ना सिर्फ इस देश के की पॉपुलेशन के लिए क्रूशियल है, मगर इस देश की जो पॉपुलेशन है उसकी लाइवलीहुड, उसके सर्वाइवल, उसके एग्जिस्टेंस के लिए भी क्रूशियल है। साथ ही साथ पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया की जीडीपी में 18.2% का कंट्रीब्यूशन देता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था भी जो है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर जो है इसको हम अपने देश का प्राइम मूवर मानकर चलते हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा देश है, उसकी 42% के आसपास पॉपुलेशन अगर कृषि कर रही है और 18.2% के आसपास अगर पूरी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। और पूरा का पूरा सेक्टर अगर मानसून के में कितनी बारिश होगी,
अच्छी होगी या बुरी होगी उस पर डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जीवन और मरण के प्रश्न की तरह जो है खड़ा हो जाता है. इट इज ऑल्सो वाइटल फॉर रिप्लेनिशिंग रिजर्वायर्स, क्रिटिकल फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड पावर जनरेशन अक्रॉस द कंट्री. जाहिर सी बात है, आपके जितने भी वाटर रिजर्वायर्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर की आपकी जो ज़रूरत है उन सबको रिचार्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. पावर जनरेशन में जितने भी आपने बांध वगैरह बनाए हैं वो अच्छे से भर जाते हैं. जब बारिश अच्छे से होती है तो उससे आपका हाइड्रो पावर जनरेशन वगैरह जो है वो बढ़ जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. ओवरऑल देखें, ऐसा है, मानसून के बिना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक सुकून भरे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती. एंड मानसून अच्छा आएगा, हम लोग खुश रहेंगे, बढ़िया हमारी जिंदगियां रहेंगी. मानसून अच्छा नहीं आएगा तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. इनफैक्ट इस डाटा का इस्तेमाल आप अगर कहीं भी चाहो तो मेंस की आंसर राइटिंग में भी आप अच्छे से कर सकते हो. 42.2% 42.3% के आसपास हमारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है, और 18.2% के आसपास में एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करता है. ये फैक्टर्स या डाटा ऑफिशियल हैं, आप इनको अपने मेंस वगैरह में कहीं पे अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हैं तो उसमें आप इसको कोट करिएगा. आंसर आपका अलग जो है दिखेगा इन डाटास के साथ में, एग्जामिनर के ऊपर इसका एक अच्छा असर पड़ेगा. चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़. आगे बढ़ते हैं. एंड आगे बढ़ने के पहले क्वेश्चंस वगैरह जो इसमें से बन सकते हैं. तो लॉन्ग टर्म एवरेज क्या होता है मैंने आपको बता दिया. एंड लॉन्ग टर्म एवरेज के कितने से कितने परसेंट के बीच में नॉर्मल, अबो नॉर्मल या बिलो नॉर्मल, एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन, ये सब माना जाता है. ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है. एंड दूसरा ये डाटा आप इसका इस्तेमाल जो है अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं. चलें, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन. आज के सेशन में बस इतना ही. अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 12 मई 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें. थैंक यू. जय हिंद.